अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही है। ये चैप्टर जो है ये कुछ इस हवाले से है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है साइंस के नज़रिए से, साइंस में जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। सही है। जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग डाली है मैंने, साइंटिफिक मेथड। कि भाई साइंटिफिक मेथड क्या है? भाई साइंटिफिक मेथड एक सीरीज है, क्या इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे कि मैंने अभी बोला, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसी को कहते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स किसको कहते हैं? साइंटिस्ट्स को कहते हैं। सही है। साइंटिस्ट में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे केमिस्ट्री का अगर होगा तो केमिस्ट हो गया, बायोलॉजी का हो गया तो बायोलॉजिस्ट हो गया, फिजिक्स का होगा तो फिजिसिस्ट हो गया। सही है। तो ये सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। सही है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो जांच पड़ताल करता है। सही है। अच्छा, टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड। सही है। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? भाई एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि फॉलो करते हैं कौन? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। किस चीज के लिए? जब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन यानी एक प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम का आंसर करने के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स पर अमल करते हैं। जिस किस चीज के लिए? ताकि उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया जा सके। सही है। तो उस चीज को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। सही है। जैसे कि पुराने जमाने में पुराने क्या कहें कि भाई अभी रिसेंटली कोरोना वायरस का था, तो कोरोना वायरस अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन था। अब उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो स्टेप फॉलो किए गए वो सारा हमारा क्या? साइंटिफिक मेथड है। इसी तरीके से पुराने जमाने में एक बीमारी बीमारी तो अभी भी है, लेकिन पुराने जमाने में एक बीमारी निकली कि भाई मलेरिया, जिसका हम इस चैप्टर में भी जिक्र करेंगे कि भाई लोगों को पता नहीं था कि भाई ये मलेरिया क्या होता है। सही है। तो उस मलेरिया का आंसर करने के लिए, उस मलेरिया मलेरिया एक क्वेश्चन की तरह लोगों के सामने आ गया, तो उसको आंसर करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते थे? फिर इन स्टेप्स को फॉलो करते थे। वो स्टेप्स क्या हैं वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। सही है। अच्छा, ये तो साइंटिफिक मेथड है। फिर बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? कि भाई द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट through observation and experiment and testing a hypothetical answer about living things is called biological method। सही है। ये सारे इसमें आपको स्टेप्स बता दिए। सही है। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, एडवांसिंग नॉलेज का मतलब ये है कि भाई दिन ब दिन नॉलेज बढ़ती जा रही है। जैसे कि पुराने जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं था, अभी आ गया माइक्रोस्कोप। सही है। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल आ गया। सही है। तो ये सिस्टम को एडवांस किया जा रहा है, नॉलेज एडवांस होती जा रही है। सही है। जैसे कि पुराने जमाने में बहुत सी बीमारियों का पता नहीं होता था, अब सब बीमारियों का पता है और इलाज भी होते हैं उसके। सही है। तो ये नॉलेज को क्या किया जा रहा है? एडवांस किया जा रहा है। नॉलेज को एडवांस कैसे करते हैं? कि क्वेश्चन को फॉर्मुलेट, भाई एक क्वेश्चन को बनाया जाता है, एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि भाई मलेरिया की एक बीमारी आई, तो फिर मलेरिया को एक क्वेश्चन बनाया गया कि भाई इसको क्या किया जाए। सही। तो फिर उसके बारे में क्या किया गया? एक डेटा कलेक्ट किया जाता है। सही है। कि जो जो मलेरिया की बीमारी है उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ ये किस चीज की वजह से हो रही है, क्या क्या इसके पेशेंट में क्या क्या देखने को मिले। अच्छा, ये डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। सही है। कि जब ये बीमारी आई तो फिर इनके पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया गया कि इनके पेशेंट्स के ब्लड में क्या पाया जा रहा है, इन पेशेंट के कौन कौन से सिम्टम्स है। सही। ये सारी बातें ऑब्जर्व की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है और उससे क्या किया जाता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा जमा किया जाता है। सही। फिर उस डेटा को जमा करने के बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है। सही है। और एक हाइपोथेटिकल आंसर दिया जाता है। सही है। अबाउट लिविंग थिंग्स। इसी चीज को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। सही है। अब जैसे इस चीज को डिटेल में तो हम अभी आगे समझेंगे। पहले क्या है भाई? एक क्वेश्चन आया,
फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन बनाया गया, फिर उसके बाद हम उसके बारे में उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ये भी अभी हम आगे देखेंगे। उस डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा के बारे डेटा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई ये डेटा सही है कि नहीं है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर एक हाइपोथेटिकल आंसर दिया जाता है। हाइपोथेटिकल आंसर ऐसा होता है कि भाई वो सही भी होता है, गलत भी होता है, सही है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि हाइपोथेटिकल आंसर आया, हाइपोथेसिस क्या होती है। अबाउट लिविंग थिंग्स, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। पहले क्या किया भाई, क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा की एक्सपेरिमेंट्स किए गए, टेस्टिंग की गई, फिर एक हाइपोथेटिकल आंसर दिया गया। ये जो पूरा स्टेप्स है, प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स है, इस पूरे सीरीज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। जैसे पहली हेडिंग है हमारे पास, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सही है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि भाई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है हमारे लिए सवाल है टू बी सॉल्व, सही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारे लिए सवाल होता है जिसको हम सॉल्व कर सके, सही है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है भाई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसे सवालात हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन वो सवालात किस चीज के बारे में, नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जो चीजें जानदार चीजें, सही है, जानदार चीजों से मुराद यानी प्लांट के बारे में हो गया, इंसानों के बारे में हो गया, जानवरों के बारे में हो गया, इन चीजों के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करना बायोलॉजी का काम है, ना कि केमिस्ट्री, ना कि फिजिक्स का, सही है, बायोलॉजी का काम है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया नेचुरल वर्ल्ड, सही है। यानी कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, इकोलॉजिकल भी हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है मलेरिया, यानी अभी हमारे पास मान लो एक प्रॉब्लम आ गई है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया। ये मलेरिया हमारे लिए एक सवाल बन के खड़ा हो गया, एक क्वेश्चन बन के खड़ा हो गया, सही है। अब इस मलेरिया को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सके, ये पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ये तो अभी एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया गया, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में भी करेंगे। फ्लो चार्ट में ऊपर से सिर्फ समझो इसको, क्योंकि पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, फिर हम देखते हैं कि भाई इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये है कि भाई उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। यानी जैसे मलेरिया क्वेश्चन है तो उसके पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन की जाएगी, उनकी ब्लड की टेस्टिंग की जाएगी, वो क्या भाई क्या माजरा क्या नहीं है, और देखा जाएगा कि भाई पहले इस तरह की कोई बीमारी वगैरह आई थी कि नहीं आई थी। तो ये प्रॉब्लम के बाद ये स्टेप फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि भाई जो तुमने ऑब्जर्वेशन की उसके बाद तुमने एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट गेस, एक अकलमंद तुक्का, सही है, एक तुक्का मारना होता है। वो तुक्का या तो सही होता है या तो गलत होता है, सही है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम एक तुक्का मारते हैं, गेस करते हैं, उस गेस का नाम होता है हाइपोथेसिस। अब या तो वो हाइपोथेसिस सही होता है या गलत होता है, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग क्या की जाती है कि भाई पहले उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए रीजनिंग की जाती है, वो भी हम अभी देखेंगे रीजनिंग क्या है। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग, वो भी अभी हम देखेंगे। फिर उस हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि भाई उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि वो हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेटा कलेक्शन होती है। एक्सपेरिमेंट जब होता है फिर हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाता है, उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, सही है, टेस्ट किया जाता है। अगर तो डेटा जो हासिल हुआ है वो हाइपोथेसिस के सपोर्ट में है तो फिर उस बात को हम थ्योरी बना लेते हैं। लेकिन अगर जो डेटा आया है एक्सपेरिमेंट के बाद
वो हाइपोथेसिस के सपोर्ट में नहीं है, तो मतलब आपकी हाइपोथेसिस गलत है, आपका तुक्का गलत है, आपका गेस गलत है, आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरी हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। सही है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा भाई, जो पहला स्टेप था हमारा वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही है, वो तो हमने देख लिया कि भाई एक क्वेश्चन आया, अब उसके बारे में हमने आंसर करना है। अब आया वो क्वेश्चन, हेल्थ के हवाले से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट के हवाले से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हमने उसमें एग्जांपल लिया मलेरिया। अब इसी मलेरिया को लेके ही हम पूरे अपने टॉपिक को समझेंगे। सही है, दूसरा स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है ऑब्जर्वेशन। कि भाई जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये प्रॉब्लम आया है, तो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट of knowledge gained through the senses or through the use of scientific equipment। सही है, देखो भाई ये पहला स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद, कि भाई ये वो स्टेटमेंट होता है। ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन करके एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। और ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है? या तो सेंसेस के थ्रू, सेंसेस यानी आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जुबान से टेस्ट करना, हाथों से टच करना, ये सारे क्या सेंसेस है। कानों से सुनना, 5 सेंसेस है। तो अगर आपको सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर आप सेंसेस से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके, यानी जो लैब में जो सामान पड़ा होता है वो इस्तेमाल करके आप अगर ऑब्जर्वेशन हासिल करते हो, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है क्वांटिटेटिव। जैसे मान लो आपके पास कोई चीज है जिसका आपने वजन तोलना है, तो आप देख के तो उसको नहीं बता सकते ना ये कितना वजन है, या ना सूंघ के बता सकते हो। आप जाओगे उसको तराजू पे रखोगे और तराजू पे देखोगे कि भाई ये कितना किलो है। अब जब तराजू आपने इस्तेमाल किया तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी क्वांटिटेटिव। सही है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, और उस प्रॉब्लम के बारे में जो नॉलेज हासिल होती है उससे एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे मलेरिया के सिचुएशन में क्या था, मलेरिया के बारे में क्या था कि भाई जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लेवेरान, उसने क्या किया भाई, स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट। मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। सही है, जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उन सब का ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसने देखा कि भाई ऑब्जर्व किया क्या ऑब्जर्व किया? टाइनी क्रिएचर्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से क्रिएचर्स हैं, छोटी छोटी सी मखलूक है समझो, जो कि उसके अंदर पाई गई है। और उस क्रिएचर को उसने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया भाई? प्लाज्मोडियम। यानी मलेरिया के सिचुएशन में क्या हुआ, जब उसने मलेरिया के पेशेंट का ब्लड का सैंपल लिया, तो उसने क्या देखा कि भाई इसमें टाइनी टाइनी छोटे छोटे से क्रिएचर्स है, जो जिसको उसने नाम दे दिया ये क्या है? प्लाज्मोडियम। सही है, अब आगे फिर जब ये ऑब्जर्वेशन पाई गई, फिर उसने आगे हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या होता है कि भाई एक इंटेलिजेंट गेस होता है। सही है, गेस यानी तुक्का होता है, मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सही, एक स्टेटमेंट की शक्ल में बनाया जाता है। अच्छा, हाइपोथेसिस में बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग बाय योर एक्सपेरिमेंट। अब जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो, अच्छा हाइपोथेसिस भी ऐसा नहीं है कि अपने से तुक्का मार दे, हाइपोथेसिस भी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आता है। ऑब्जर्वेशन जब आप नहीं करोगे तब तक हाइपोथेसिस नहीं आएगी। सही है, आप जब हाइपोथेसिस बनाते हो, एक गेस बनाते हो, गेस करके एक स्टेटमेंट बनाते हो, तो वो हाइपोथेसिस को फिर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी करना होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट या तो आपके हाइपोथेसिस को राइट प्रूफ कर देता है, सही प्रूफ कर देता है कि भाई आपने सही हाइपोथेसिस बनाया, या तो उसको रॉन्ग प्रूफ कर देता है यानी गलत बनाया। सही है, मलेरिया के केस में क्या था कि भाई मलेरिया के केस में ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि भाई मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में क्या टाइनी क्रिएचर्स, जिसको प्लाज्मोडियम नाम दिया गया, और फिर हाइपोथेसिस बनाया गया कि भाई मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ये बनाई हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस बनाई गई है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट की जाती है,
और उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई हाँ ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, ये बात जो इसने की ये सच्ची है कि नहीं। उससे पहले हम रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग में हम ये देखते हैं कि भाई ये जो बात इसने की है, तो अगर ये जो बात की इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाए। सही है, रीजनिंग की अगर हम ऐसे डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे in order to form a statement is called reasoning। सही है भाई, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग का प्रोसेस, यानी जो जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उस सोचने का प्रोसेस, लेकिन आप जब सोचते हो तो एक लॉजिकल वे में सोचते हो, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रीजनिंग। सही है, मतलब आपने एक हाइपोथेसिस बनाई या फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन ली। ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि भाई जो हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, मलेरिया के पेशेंट है उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया। अब आपने हाइपोथेसिस बनानी है तो आप क्या सोचोगे। अब जो आप सोच रहे हो हाइपोथेसिस बनाने के लिए कि भाई आप मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो वो सोच विचार जो होती है वही रीजनिंग कहलाती है कि भाई आप उसके बारे में सोचते हो, एक लॉजिकल वे में सोचते हो। सही है, तो जब आप सोचते हो तो फिर आप एक स्टेटमेंट बनाते हो। सही है, तो इसी चीज को रीजनिंग कहते हैं, इस सोच विचार को। सही है, तो जब आपने सोचा और उसके बाद आपने स्टेटमेंट बनाया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यही कहलाता है हमारे पास रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग दो तरह की हो सकती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है। सही, अच्छा, इट में भी इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग देखो भाई, इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, हो सकता है आपको समझ आए या ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक बंदा खड़ा हुआ है और इसका खानदान जो है वो बहुत ही अमीर है। तो हम कहते हैं कि भाई ये बंदा फला खानदान से ताल्लुक रखता है, ये बंदा फला खानदान से ताल्लुक रखता है। हम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसके खानदान पे जा रहे हैं, तो खानदान क्या जनरल है। सही है, खानदान से एक बंदा उठाओगे आप तो वो स्पेसिफिक है, पूरा खानदान जनरल होता है। तो भाई ये बंदा फला खानदान से ताल्लुक रखता है और वो फला खानदान बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, तो हम कहेंगे कि भाई ये लड़का भी बहुत पैसे वाला है। बात समझ आ रही है कि नहीं। हमारे पास एक लड़का है, मान लो उसका नाम है अली। सही है, अली जो है किसी खानदान से ताल्लुक रखता है, मान लो मुगल खानदान से ताल्लुक रखता है। सही है, और हम कहते हैं भाई मुगल खानदान बहुत अमीर है, तो हमने क्या नतीजा बनाया कि भाई अली भी अमीर है। सही है, तो ये जो चीज होती है ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग होती है। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग जरूरी नहीं होता कि हर बार सही हो। अब क्या पता कि भाई उसका खानदान अमीर है लेकिन वो तो अमीर नहीं है। सही है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है कि भाई इसमें लिखा है शार्क एक मछली है, सबको पता है एक मछली है, और सारी मछलियों के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स अगर आप लोगों ने गौर किया हो, कभी मछली खरीदने गए तो वो जो ब्रश से उससे ऊपर से वो छोटे छोटे से ऐसे पत्ते जैसे होते हैं वो हटा रहा होता है, वो उसको स्केल्स कहते हैं। तो शार्क एक मछली है और सारी मछलियों के ऊपर स्केल होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, शार्क के ऊपर भी स्केल होंगे। ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। सही है, किसी स्पेसिफिक बात से जनरल बात की तरफ जाना, ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। सही है, लेकिन अगर आप एक जनरल बात से स्पेसिफिक बात की तरफ आते हो, वो कहलाते हैं हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। और इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट शामिल होते हैं, इफ और देन। ये स्टेटमेंट में हमारे पास इफ भी होता है और देन भी होता है। जैसे प्लाज्मोडियम के केस में क्या है कि भाई इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो कि हमने हाइपोथेसिस बनाई। अभी हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट के लिए अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। तो हमने सोचा, रीजनिंग कर रहे हैं ना, हम रीजनिंग सोच रहे हैं कि भाई इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो कि हमारा हाइपोथेसिस है, मान लिया हमने बात मान ली। देन तो
होना क्या चाहिए, ऑल द मलेरिया पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्या कह रहा है डिडक्टिव रीजनिंग? भाई आपने हाइपोथेसिस बना ली कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो हमने बात आपकी मान ली, बोले मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड चेक करना होगा तो और देखना होगा, और ये जरूरी ये है कि भाई जितने भी मलेरिया पेशेंट हैं उन सबके ब्लड में फिर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। सही है, आपने बोला है ना प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो सारे मलेरिया के पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग बन गई। अब जब डिडक्टिव रीजनिंग बन गई, फिर हम इस डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहां से बातें समझ आने लग गई होंगी कि भाई पहले हमने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन में क्या देगा भाई, टाइनी क्रिएचर्स है जिसको प्लाज्मोडियम नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई गई। हाइपोथेसिस क्या है कि भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये एक हमने गेस किया। गेस क्या किया कि भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर हमने जब ये गैस किया तो इस गैस को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाए उसको देखना था, उस देखने के लिए रीजनिंग करनी थी। रीजनिंग क्या है कि भाई सोच करना है, लॉजिकल वे में सोचना है, थिंकिंग करनी है। सही है, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। अब रीजनिंग दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मलेरिया के केस में डिडक्टिव रीजनिंग को जो चूज किया वो डिडक्टिव रीजनिंग थी कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या बोला कि भाई अगर, अच्छा डिडक्टिव रीजनिंग इफ और देन पे बेस करती है, इफ और देन इसमें दोनों आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या बोला कि भाई इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जैसा कि हाइपोथेसिस में कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो सारे मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट पे। ये जो स्टेटमेंट है इसी के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि इट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के मतलब ये होता है भाई थ्योरेटिकल नहीं है, यानी लिखावट नहीं, अब आपको खुद परफॉर्म भी करना है। ऑफ अ साइंटिस्ट टू identify the real cause of problem based on inductive or deductive reasoning। कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट। ये किसी साइंटिस्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होता है कि ताकि वो शनाख्त कर सके उस प्रॉब्लम के असल वजह की, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग पे या तो बेस करेगी या डिडक्टिव रीजनिंग पे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई अली एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, अली एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, या अली एक खानदान से ताल्लुक रखता है और उस खानदान के पास बहुत पैसा है, तो अली के पास भी बहुत पैसा है। अब हम जाके अली की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी अब ये हम एक्सपेरिमेंट करें कि वाकई क्या अली के पास बहुत पैसा है कि नहीं है। तो अगर हम अली के पास बहुत पैसा है तो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग करेक्ट हो जाएगी, अगर अली के पास बहुत पैसा नहीं है तो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से मलेरिया के केस में क्या हुआ कि भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट परफॉर्म दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सो मलेरिया पेशेंट्स उठाए, मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल उठाए, और 100 सैंपल्स हेल्दी पर्संस के ब्लड के उठाए। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट। मलेरिया पेशेंट का जो ग्रुप था उसका नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और हेल्दी पर्संस के ग्रुप का जो नाम था वो क्या था, कंट्रोल ग्रुप। और उन सबके खून को जो 100 बंदों के ब्लड लिया गया, 100 बंदे मलेरिया पेशेंट, 100 बंदे हेल्दी पर्सन यानी सेहतयाब लोग, उन सबके ब्लड को एग्जामाइन यानी देखा गया, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। सही है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिजल्ट। अगर रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो उसके बाद वो बन जाती है थ्योरी, और अगर नहीं करता तो फिर चला जाते हैं वापस हाइपोथेसिस के पास। ये अभी हमने देखा था फ्लो चार्ट में। तो चलिए देखते हैं आगे कि अभी आगे क्या होता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद बारी है रिजल्ट की। सही है,
तो रिजल्ट में हमने क्या देखा कि भाई रिजल्ट क्या होता है कि द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। सही है, आप रिपोर्ट करते हैं यानी खबर देते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, वो आपके पास कहलाता है रिजल्ट। सही है, अब रिजल्ट में क्या देखने को मिला मलेरिया के केस में कि भाई इन द केस ऑफ मलेरिया ऑल द मलेरिया पेशेंट्स, यानी जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, कौन से, जो मलेरिया पेशेंट का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, और जबकि कंट्रोल ग्रुप था यानी हेल्दी पर्संस का ग्रुप जो था, उसके ब्लड में वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, यानी उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में 100 बंदे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लिए और 100 बंदे कंट्रोल ग्रुप में लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन था, जो मलेरिया के पेशेंट थे, और हेल्दी कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन थे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी मलेरिया वाले पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, और जबकि कंट्रोल ग्रुप यानी हेल्दी पर्सन जो थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। सही है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है जो नतीजा होता है हमारा, कि भाई कंक्लूजन इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड अ डिटरमिनेशन इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। सही है, कि भाई जो हमारे पास कंक्लूजन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट से उनको अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है, जांचा जाता है। सही, एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट होते हैं उनको अच्छी तरह से देखा जाता है, और फिर हम हाइपोथेसिस की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर हाइपोथेसिस का फैसला करते हैं कि भाई आया वो हमारा हाइपोथेसिस सही था कि नहीं था। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा तो उसमें हमने ये देखा कि भाई मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम पाया गया, और जबकि हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। सही है, तो हमने क्या कहा कि भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी जो हाइपोथेसिस दिया गया था वो सही था कि भाई प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। सही है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरीज। थ्योरीज क्या होती है कि भाई थ्योरीज आर वेल टेस्टेड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, जैसे अभी हमने ये देखा मलेरिया के बारे में, इस तरीके से कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, तो उसको थ्योरी हम तब कहते हैं जब वो अच्छी तरह से टेस्ट की गई हो, यानी उस पर खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हो, और हाईली रिलायबल हो यानी टिकी रहने वाली हो, साइंटिफिक हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। मतलब ये कि भाई उसको अच्छी तरह से टेस्ट वगैरह करके और हाईली रिलायबल हो। सही है, तब जाके वो नेचुरल फिनोमेना क्या बन जाता है, थ्योरी। जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सही है, ये हम आगे की क्लास में जाके पढ़ेंगे कि भाई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, बस आप अभी इसका नाम याद रखें। सही है, फिर उसके बाद आता है लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा, थ्योरी में भी ये होता है कि भाई आगे जाके ये थ्योरी चेंज हो सकती है, लेकिन जब कोई चीज लॉ या प्रिंसिपल बन जाए तो उसका मतलब ये होता है कि भाई वो चीज चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में लॉज होते हैं, केमिस्ट्री में लॉज होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हमारे पास लॉज नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ का जो नेचर है वो बार बार तब्दील होता रहता है, कभी एक तरह, कभी कैसा होता है तो कभी कैसा होता है। तो हम इसमें लॉज या प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते, क्योंकि बायोलॉजी में लाइफ का जो प्रोसेस है वो पजल करते रहता है, यानी चेंज होता रहता है। सही है, तो अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। क्या कहा है कि भाई यूनिफॉर्म होता है यानी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, कांस्टेंट फैक्ट यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होते, लेकिन बायोलॉजी में लॉज नहीं होते, क्योंकि पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। सही है, लाइफ के जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। सही है, कभी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो इसी वजह से हम लॉज और प्रिंसिपल नहीं बनाते। हाँ, थ्योरीज होती है हमारे पास बायोलॉजी में। सही है, अच्छा, अब इस चैप्टर के आखिरी के दो टॉपिक है, एक है रेशो, एक है प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, रेशो भाई किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान का हम कंपैरिजन कराते हैं। रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। जैसे मान लो हमारे पास एक फ्लावर है जिसमें 4 सेपल्स है और 12 पेटल्स है। सही है, 4 सेपल है और 12 पेटल्स है। सही है, अब इन दोनों के दरमियान का अगर मैं रेशो निकालूं, सेपल टू पेटल्स का रेशो, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 4:12, और रेशो को हम इस तरह डॉट साइन से शो करते हैं।
और इसको हम 1:3 करके भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 1 4, 4 3 12। सही है। तो 4 सेपल्स 12 पेटल्स का जो रेशो आया वो क्या है? 1:3। सही है। यानी इन दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन कराते हैं कि भाई एक सेपल के लिए कितने पेटल है? 3 पेटल्स है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई जब दो रेशोज इक्वल हो तो उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। जब दो रेशोज हमारे पास इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं ये भाई हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। जैसे 4:12 प्रोपोर्शन है किसका? 1:3, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि 4:12 को भी जब हम काटेंगे तो इससे क्या बनेगा? 4 1 4, 4 3 12, तो 1:3 इक्वल टू 1:3। सही है। तो ये था हमारे पास हमारे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है कि यहाँ पे एंड होता है। अब जरा इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे ये अभी एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो भाई यहाँ पे लिखा है लॉ, थ्योरी, रीजनिंग, हाइपोथेसिस। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लॉ से पहले थ्योरी आती है और थ्योरी से पहले रीजनिंग आता है और रीजनिंग से पहले हाइपोथेसिस आती है। तो ये बिल्कुल उलट लिखा है। हाइपोथेसिस सही है। हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी आती है, थ्योरी के बाद लॉ आता है, लॉ के बाद रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग जो है हमारा हाइपोथेसिस के बाद आता है। तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा भाई, हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग आता है, रीजनिंग के बाद थ्योरी आता है, थ्योरी के बाद लॉ आता है। तो ये जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आखिरी ऑप्शन है लॉ, हाइपोथेसिस ये भी गलत है क्योंकि पहले में ही लॉ आ गया। सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है अजीब, जो आपको नजर आ रहा हो। सही है। अजीब का मतलब ये है कि भाई हमें ये देख के बताओ ये है थ्योरी, ये है लॉ, ये है हाइपोथेसिस, ये है रेशो। तो देखो भाई बायोलॉजिकल मेथड में थ्योरी भी होती है, लॉ भी होता है, हाइपोथेसिस भी होता है, लेकिन रेशो नहीं होता। रेशो तो एक कंपैरिजन है और ये रेशो जो है ये एक मैथमेटिकल टर्म है। सही है। तो ये तीनों तो आपस में रिलेटेड है, लेकिन रेशो इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑड वन आ जाएगा वो उसका आंसर रेशो होगा। सही है। डी यहाँ पे हमारे पास आंसर, क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ये रिलेट नहीं कर रहा, मतलब ये इन तीनों में अजीब है, चारों में अजीब है। तो उसका तो ऑड वन कौन हो गया? रेशो। Field of research that examine mathematical representations of biological system called। अच्छा भाई, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो भाई मैथमेटिकल बायोलॉजी की डेफिनेशन है सीधी सीधी। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो भाई बायोलॉजिकल मेथड में सारे शामिल है, किसके अलावा? एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा। तो डेटा कलेक्शन भी बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व होता है, जैसे हम ऑब्जर्वेशन में डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होता है, एक्सपेरिमेंट भी इन्वॉल्व होता है। प्रोपोर्शन हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपोर्शन। साइंटिफिक रीजनिंग फ्रॉम मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। भाई जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो कौन सी होती है? इंडक्टिव। और जब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऑब्जर्वेशन बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या है? ए। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ। अच्छा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम अपना साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। सही है। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल, वो इक्वेशन जो कि बताता है कि भाई दो रेशोज आपस में इक्वल है, तो उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? प्रोपोर्शन। द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड रेशो, ये भी हमने देखा। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? देखो भाई यहाँ पे लिखा है द सेम थिंग एज एन अनप्रूवन थ्योरी। भाई वो चीज जो कि अनप्रूव की गई हो थ्योरी में, द सेम थिंग एज एन अनप्रूवन थ्योरी। सही है। इसका मतलब ये है कि भाई एक थ्योरी है जो कि प्रूव ना हो पाई है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं? नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस या तो थ्योरी तक पहुंच पाती या नहीं पहुंच पाती। A tentative explanation that can be tested and is falsified। टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी। एक आर्जी तौर पर जो एक्सप्लेनेशन है जो कि टेस्ट की जा सके और वो फॉल्सिफाइड यानी गलत भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन हो सकती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस के क्या होता है? एक आर्जी तौर पे तुक्का मारा जाता है, गेस किया जाता है। आर्जी एक्सप्लेनेशन होती है
जिसका टेस्ट होना बाकी होता है, सही है। तो ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। पहला वाला तो नहीं हो सकता। अ वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जिसको वेरीफाई किया जाए। तो इसको भी देखते हैं। अफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज फॉल्सिफाइड, भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास ट्रू भी होती है कभी कभी। मलेरिया के की सिचुएशन में हमने देखा। अवेरीफाइएबल ऑब्जर्वेशन, देखो भाई वो ऑब्जर्वेशन जिसको वेरीफाई किया जा सके। वेरीफाई का मतलब ये है कि उसको प्रूव किया जा सके। तो ऑब्जर्वेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वेशन जब हाइपोथेसिस बनता है तो हमारे पास होता क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, या तो वो सही होता है या गलत होता है, हमेशा सही नहीं हो सकता। तो इसका जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि भाई जो आर्जी एक्सप्लेनेशन है दैट कैन बी टेस्टेड, उसको पहले टेस्ट किया जाए, और वो फॉल्सिफाइड भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा बी। इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूजफुल। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मैंने छुड़वाया। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई जब हम किसी चीज को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसका ग्राफ बनाया जाए या तो उसका टेबल बनाया जाए। हमने मैथ में बहुत देखा कि ग्राफ भी बनाते, डेटा भी बनाते, ग्राफ बनाते, टेबल बनाते, किस चीज के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक सिस्टमेटिक वे में अगर हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, या तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं या उसका टेबल बनाते हैं। तो यहाँ देखो टेबल है, ग्राफ है, रेशो है। रेशो तो इस्तेमाल नहीं होता डेटा कलेक्शन में, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। टेबल भी इस्तेमाल होता है और ग्राफ भी इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और हमने इसको एक ही शॉर्ट में किया है, बायोलॉजिकल सॉल्विंग ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको अच्छे से तैयार करें। इसके मैंने पूरा काम लिखवाया है बोर्ड पे, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, इसको याद करें, इसकी तैयारी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।